ओके चलो नया क्वेश्चन देते हैं। एक फर्स्ट क्वेश्चन एक सॉल्व करके लेते हैं। क्वेश्चन पे ज़रा ध्यान दो, क्या दिया हुआ है। नाम देखो पार्टनर लोग का क्या दिया हुआ है। पहला नाम है दया, दूसरा नाम है कशम। दोनों क्या बोला हुआ है, दोनों बोथ ऑफ देम आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 1:1। और मैंने पहले ही बोला था 1:1 इज नोन एज 50-50, बराबर। यानी कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा प्रॉफिट का और वेदर लॉसेस जो भी होगा देखा जाएगा। और क्या बोला है, फ्रॉम द फॉलोइंग टीबी दैट इज नोन एज ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट्स दैट इज अवेलेबल, बराबर है। जो भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग and balance sheet as on that particular date, that is trial balance as on 31st March 2019। यानी कि अगर क्लोजिंग दिया हुआ है 31st मार्च 19 का, तो मुझे बताओ ओपनिंग क्या होगा। जाहिर सी बात है जब ओपन होगा तभी क्लोज होगा, तो ओपन पहले हुआ रहेगा, क्लोज बाद में होगा। तो ओपन अब क्लोज 19 में हुआ है तो ओपन कब हुआ रहेगा, दैट इज फर्स्ट। एक मिनट बराबर लिख दूँ जरा, हाँ। तो ओपन कब हुआ रहेगा, फर्स्ट। 31st के बाद 32nd आता है क्या, नहीं ना। तो 31st के बाद फर्स्ट, उसके बाद 3 के बाद ये 4 और 19 के पहले ओपन हुआ रहेगा, तो बट ऑब्वियस है 18, राइट। क्या क्या चीज़ है एक बार फटाक से रीड करेंगे, गो थ्रू करो फटाक से। ओके फटाफट देखो, स्टॉक दिया हुआ है, ये ओपनिंग स्टॉक है क्योंकि 18 यहाँ पे बाजू में हमने देखा था 18। बिल रिसीवेबल वेजेस सन्ड्री बैड परचेस मोटर कैप, फिर क्या है, मशीन ऑडिट सेल्स डिस्काउंट बिल बिल्डिंग कैश एंड बैंक इन्वेस्टमेंट एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट के आगे अगर देखोगे तो दिस इज नोन एज एडजस्टमेंट, तो इसके आगे ऐसे गोल्ड डॉट डालोगे बिकॉज ऑफ एडजस्टमेंट। बाद में रॉयल्टी दिया है, जनरल है, कैपिटल है, क्रेडिटर्स है, आरडीडी है। दिस आरडीडी हमेशा याद रखो जो भी ट्रेडिंग अकाउंट में दिया हुआ है, बराबर है, जो भी आपका ये पर्टिकुलर अकाउंट में दिया है, दिस ट्रायल बैलेंस में जो भी दिया है। तो ट्रायल बैलेंस में जब कभी भी आपको क्रेडिट साइड पे आरडीडी दिखता है, दिस इज नोन एज ओल्ड आरडीडी, पुराना है, पिछले साल का, इस साल का नहीं है, पिछले साल का है ये, ठीक है। इसलिए हमारा पिछले साल का इनकम का पार्ट है ये, इसलिए क्रेडिट ऑल इनकम, तो इसलिए क्रेडिट साइड दिया है। सेल्स है, आउटस्टैंडिंग है, परचेज डिस्काउंट, नथिंग इज समथिंग जो आपको नहीं आए, ऐसा टर्मिनोलॉजी एक भी नहीं है। एडजस्टमेंट्स थोड़ा गो थ्रू करते हैं, मैं स्क्रीन थोड़ा छोटा कर रहा हूँ ताकि एडजस्टमेंट फटाक से मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। पहला एडजस्टमेंट देखो किसका दिया है, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक के लिए तो हम यहाँ पे साइड में मार्किंग करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। डेप्रिशिएट बिल्डिंग एंड मशीनरी, तो दो जगह पे नाम दिया है, तो पहला है मशीनरी और दूसरा उसने बिल्डिंग बोला था। देखो डॉटिंग कैसे कर रहा हूँ वो देखो पहले। बिल्स रिसीवेबल, तो बिल रिसीवेबल बोला है, बिल रिसीवेबल इंक्लूड डिसऑनर्ड बिल, तो बिल रिसीवेबल बोला ना, तो पहले बिल रिसीवेबल पे मैं मार्किंग करूंगा। और डिसऑनर्ड बिल, तो जब कभी भी सिर्फ बिल रिसीवेबल रिलेटेड बात करेंगे तो बात दूसरा है, साथ में बोला है डिसऑनर्ड बिल, तो फिलहाल आप इसके साथ में सन्ड्री डेटर्स पे भी मार्क करोगे, जरा ये ध्यान रखोगे कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये मैं आगे सिखाऊंगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही समझो, सन्ड्री डेटर्स पे भी मार्किंग आएगा। आगे क्या है, गुड्स वर्थ ₹1000 टेकन बाय दया, दया पर्सनल यूज के लिए लेके गया, उसका हम डायरेक्टली अकाउंट ही बनाएंगे अलग। एंड वॉज नॉट एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, दया निकाल के लेके गया, तो ये हम लोग अलग से अकाउंट बनाने वाले हैं, तो इसके आगे ही मैं ऐड मार्क कर दे रहा हूँ। फिर राइट ऑफ 1800 रुपए एज बैड डेट्स एंड मशीनरी, बराबर, सॉरी, एंड मेंटेन आरडीडी ऑफ 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। तो दो एडजस्टमेंट आ गए अगर देखोगे, तो सबसे पहला बैड डेट्स का एक और एक सन्ड्री आरडीडी का, तो दो एडजस्टमेंट है। तो ये सब किधर आएगा, सन्ड्री डेटर्स पे। क्यों आएगा, क्योंकि बैड डेट्स, बैड डेट्स का मतलब जो पैसा डूब गया, और पैसा कौन सा डूबेगा, जो पैसा मिलना है, और पैसा जो मिलना बाकी रहता है उसको हम बोलते हैं सन्ड्री डेटर्स, आउटस्टैंडिंग अमाउंट, और आई वुड से द अमाउंट विच इज रिसीवेबल फ्रॉम दी बायर्स, जिसने हमारा प्रोडक्ट परचेस किया है, हमारी सर्विसेज ली हैं और उनसे पैसा मिलना बाकी है, तो उनसे जो पैसा मिलना बाकी रहता है उनको हम बोलते हैं सन्ड्री डेटर्स। और उसमें से जब कभी भी समझो 100 रुपये का 100 रुपये आना था, तो ये हो गए मेरे 100 रुपये के डेटर्स, लेकिन इसमें से 20 रुपये के डेटर्स भाग गए, तो ये हो गया मेरा बैड डेट्स, तो मैं माइनस करके ये अमाउंट हो जाएगा मेरा न्यू सन्ड्री डेटर्स। समझ में आया, ऐसे रहता है, ये पूरा फॉर्मेट में मैं सिखाऊंगा, टेंशन मत लो। आगे देखो दूसरा आरडीडी,
तो रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, जिसके ऊपर डाउट है उसके लिए रिजर्व कर लो पैसा, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। आगे गुड्स ऑफ ₹6,000 वे सोल्ड बट नो एंट्री वॉज मेड। अब यहाँ पे देखो सेल किया है बोल रहा है वो, तो सेल पे एंट्री आएगा, क्यों, सेल का एंट्री नहीं दिखाया है, और सेल किया रहेगा यानी बायर खरीद के लेके गया, तो उससे पैसा और लेना रहेगा, तो इसलिए सन्ड्री डेटर्स पे भी एक मार्किंग आएगा। फर्दर विल सी, एक मिनट दो, और एडजस्टमेंट्स है नहीं। नाउ डायरेक्टली विल डू व्हाट, डायरेक्टली विल गो टू द क्वेश्चन। अभी डायरेक्टली सॉल्विंग पार्ट पे जाते हैं अपन। ओके, ये मालूम है तुमको, ये कॉलम बना के रखा है मैंने टेढ़ा मेढ़ा टेढ़ा मेढ़ा। कॉलम का फॉर्मेटिंग कैसा होता है वो चीज़ समझो। मैं लिख रहा हूँ, बुक नहीं है मेरे पास, मैं बुक में नहीं लिख रहा हूँ, सॉफ्टवेयर से लिख रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत समझ जाओ, हैंड राइटिंग टेढ़ा मेढ़ा आएगा, क्योंकि बुक में लिखना और इसमें लिखना बहुत फ़र्क है। तो ये है मेरा ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर, यानी कि बेसिकली ऐसा रहता है ये, इन दी बुक्स ऑफ, कौन है वो बंदा, इन द बुक्स ऑफ सो एंड सो, इन द बुक्स ऑफ दया एंड, ये इन द बुक्स ऑफ दया एंड जो भी नाम है, ट्रेड क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। वैसे यहाँ पे आएगा प्रॉफिट एंड लॉस, पूरा लिखने का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। अब वैसे ही बैलेंस शीट और ये बनाओगे कैपिटल अकाउंट। तो जब कैपिटल अकाउंट बनाया मैंने, तो ये मेरा कैपिटल अकाउंट, राइट, बहुत खतरनाक कॉलम बना दिया मैंने, वेरी डिफिकल्ट, तो भी आई मैनेज। रंगोली, ये लो बन गया। पहले मैंने स्केल से मार दिया था, अभी भारी पड़ रहा है वो। ओके, यहाँ पे देखिए, ये क्या अपना पार्टनर्स कैप अकाउंट, कैप मीन्स कैपिटल अकाउंट, राइट। और यहाँ पे आएगा हमेशा दिस इज योर डेबिट साइड, दिस इज योर क्रेडिट साइड, ऐसे डबल लाइन भी आता है। हाँ, ये बोलना नहीं सर मारा नहीं करके, कि क्या क्या मारेगा मैं बैठ के इधर, इसको बोला जाता है पर्टिकुलर्स। और ये कौन था, नाम क्या था लोग का, दया वया कुछ था ना, दया और के, तो डी के लिखता हूँ, डी के सिंघानिया, डी के और पी के, ये हो गया कैपिटल अकाउंट डी का और के का, और ये अमाउंट लाइन लीव करेगा, और ये होता है हमारा बैलेंस शीट। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, बैलेंस शीट एज ऑन, सब में मैं क्या लिख रहा था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर द ईयर, यहाँ क्या लिख रहा हूँ, एज ऑन, क्या लिख रहा हूँ, एज ऑन 31 March 2019। What is the reason behind this? The reason is because बाकी सारे के सारे अकाउंट्स हम थ्रू आउट द ईयर बनाते हैं, बट इफ यूल सी बैलेंस शीट हम लोग लास्ट डेट पे बनाते हैं, दैट इज द रीजन, ठीक है। तो उस वजह से ये सिनारियो रहता है, तो सोचने का नहीं इतना। अब एडजस्टमेंट्स मार्क करेंगे, सबसे पोस्टिंग करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्मेट सीखो सबसे पहले। अब यहाँ पे एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जो क्वेश्चन आने के पहले ही लिख के रखोगे, एग्जाम में क्वेश्चन हाथ में आवे नहीं आवे, सबसे पहले सप्लीमेंट हाथ में आता है, सप्लीमेंट आया तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट लिख के रखोगे हमेशा, ठीक है। क्या है स्टैंडर्ड फॉर्मेट, यहाँ पे सबसे पहले आएगा टू ओपनिंग स्टॉक, ये हमेशा लिख के रखोगे ट्रेडिंग अकाउंट में। उसके बाद यहाँ पे टू परचेसेस, ये भी हमेशा लिख के रखोगे आप लोग, और साथ के साथ में लेस परचेस रिटर्न, दिस इज समथिंग दैट आई वांट ऑलवेज। और ऑन द सेम टाइम पे यहाँ पे आप आ जाओगे तो बाय। अब टू और बाय में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, अब बस राइट हैंड हाथ कौन सा हाथ है जिससे बाय करते हो, आई गेस राइट हैंड से बाय करते हो, तो दिस इज माई राइट हैंड जहाँ पे मैंने बाय लिखा है, बराबर है। आप भी देखना आपका भी वैसा ही रहेगा, ऐसा नहीं है उल्टा रहेगा। तो बाय सेल्स और यहाँ से सेल्स रिटर्न, इतना एडजस्टमेंट है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आप लिख के रखोगे। और हमेशा यहाँ पे ये फर्स्ट लाइन लीव करके रखना, हमेशा फर्स्ट लाइन
लीव करके रखना। अब पोस्टिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला क्या दिया, स्टॉक। स्टॉक कितना दिया, 65,000। तो मैं स्टॉक स्टैंडर्ड एंट्री पटाख से जाऊंगा स्टॉक पे, कितना बोला उसने, 65,000 ना, तो 65,000। उसके बाद क्या है, बिल रिसीवेबल 28,000, और बिल रिसीवेबल पे एडजस्टमेंट भी है। तो मैं जाके क्या करूंगा, बिल रिसीवेबल मेरा एसेट है, क्योंकि बिल रिसीवेबल का मतलब बिल का पैसा जो मिलना बाकी है, रिसीवेबल, और जो कुछ भी मिलना बाकी रहता है वो क्या बन जाता है, एसेट्स। समझ में आया। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, बिल रिसीवेबल कितना वैल्यू था, दैट इज 28,000, बराबर। तो बिल रिसीवेबल और एडजस्टमेंट भी है 28,000, और देखो एक लाइन लीव कर देने का, जिस पे भी एडजस्टमेंट है, जिस पे भी एडजस्टमेंट है, जैसे ये बिल रिसीवेबल पे एडजस्टमेंट है तो इसका आप एक लाइन लीव करोगे, और ऑन द सेम टाइम जिस जिस पे एडजस्टमेंट है ना, हर एक अमाउंट इनर कॉलम में लिखने का, कभी भी याद रखो। तो जैसे ये देखो, ये स्टॉक पे एडजस्टमेंट नहीं था, तो मैंने देखो स्टॉक पे एडजस्टमेंट नहीं था, तो फर्स्ट कॉलम हमारा ट्रेडिंग अकाउंट होता है, सेकंड कॉलम हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, थर्ड कॉलम हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है, और फोर्थ कॉलम हमारा बैलेंस शीट होता है। ऐसे ऑर्डर में जाओगे, यानी 2 पेज आमने सामने लिया, समझ में आया क्या, क्या किया, 2 पेज आमने सामने लिया, रुको देखता हूँ, पेज बार 2 पेजेस ऐसे करके होता है क्या, नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है, हाँ, नसीब। ओके। तो फर्स्ट कॉलम हमेशा एग्जाम आप जब सीखोगे तो ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनर्स कैपिटल, फिर बैलेंस शीट। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा, देखा तुम लोगों ने, स्टॉक लिखा, क्योंकि एडजस्टमेंट नहीं था इसलिए मैंने किधर लिखा, देखो आउटर कॉलम में लिखा। उसके बाद वाले में अगर देखोगे तो यहाँ पे रिजर्व जो बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल मतलब जिसका पैसा मिलना बाकी है, और जो को भी जिस किसका भी पैसा मिलना बाकी है उसको हम एसेट बोलते हैं, और उस पर एडजस्टमेंट है, इसलिए देखो मैंने क्या किया, एसेट लिखा है, इनर कॉलम में लिखा है, एक लाइन लीव भी कर दिया। अभी क्या करने का है, अब उसके बाद वेजेस दिया। अब यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे क्या दिया, पहला वेजेस, और यहाँ पे वेजेस पहला दिया है और अमाउंट एक दिया है, सैलरी दिया है लेकिन अमाउंट एक ही दिया, यानी दो दो आइटम दिया है और अमाउंट एक ही दिया। तो हम हमेशा क्या करेंगे, जो फर्स्ट वाला दिया है ना, वेजेस, इसको ही कंसिडर किया जाएगा। और वेजेस कितना लिखा है वो लोगों ने, 9,000। तो हम क्या करेंगे, वेजेस किसको दिया जाता है ये समझो, वेजेस किसको मिलता है, मजदूर को मिलता है। और मजदूर किधर रहता है, कातिया, मजदूर किधर रहता है बताओ, मजदूर कारखाने में रहता है, गोडाउन में रहता है, फैक्ट्री में रहता है, क्योंकि वो मजदूरी कर रहा है, टाई लगा के कंप्यूटर पे नहीं बैठता है। तो खुद खुद सोचो ना, ट्रेडिंग अकाउंट यानी कि जहाँ पे ट्रेडिंग यानी कि जहाँ पे प्रोडक्शन ये सब हो रहा है, तो हम इसको हमारा गोडाउन समझते हैं, ये बात दिमाग में बिठा लेना। ट्रेडिंग अकाउंट को ही हम गोडाउन बोलते हैं, फैक्ट्री बोलते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट बोलते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसको ही बोलते हैं। तो एक बात समझ जाओ कि जब इसको आप बोल रहे हो तो फिर क्या करना रहता है, सिर्फ जितना भी फैक्ट्री रिलेटेड चीज रहेगा वो आप यहाँ पे शो करोगे। और फैक्ट्री रिलेटेड क्या है, उसने बता दिया, वेजेस बोला है ना पहला, तो वेजेस तो मजदूर को मिलता है, और मजदूर किधर बैठेगा, फैक्ट्री में, और फैक्ट्री मतलब ट्रेडिंग अकाउंट। और एडजस्टमेंट है क्या, तो मैंने लिखा टू वेजेस एंड सैलरी। एडजस्टमेंट है क्या उस पर, एडजस्टमेंट है क्या, नहीं है, तो डायरेक्टली आउटर कॉलम 9,000 रुपया देखो। उसके बाद क्या दिया है, सन्ड्री डेटर। सन्ड्री का मतलब होता है, सन्ड्री का मतलब क्या होता है, सन्ड्री का मतलब क्या होता है, टोटल। तो बहुत सारे छोटे 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 बायर होंगे, बराबर। तो ये इंडिविजुअली डेटर हो गया, और इन सबको जब मिलाया तो ये बन जाता है सन्ड्री डेटर। समझ में आया। तो सन्ड्री का मतलब होता है टोटल, डेटर का मतलब होता है द अमाउंट विच इज रिसीवेबल, जो हमसे माल खरीद के गया है और उससे पैसा लेना बाकी है। ये पार्ट क्लियर है। तो सन्ड्री डेटर का वैल्यू कितना है, 1,32,500। एडजस्टमेंट कितना है, 4, 1,32,500। तो देखो सन्ड्री डेटर पे आया मैं यहाँ पे,
सन्ड्री डेटर, और वैल्यू कितना है 1,30,000, कितना था 1,32,500, 1,32,500, और एडजस्टमेंट कितना है 4। तो हम लाइन कितना छोड़ेंगे 5, 1 2 3 4 5, 5 लाइन छोड़ दिया मैंने। उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद दिया बैड डेट्स। बैड का मतलब होता है खराब, डेट्स का मतलब होता है जो कर्जा बाकी है, और बैड डेट्स का मतलब जो पैसा मिलना है वो नहीं मिला। और जब कभी भी आपको ये बैड डेट्स वर्ड आता है, कौन सा वर्ड आता है, ये बैड डेट्स वर्ड आता है, तो आप एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्रिएट करोगे जो अभी सिखा रहा हूँ। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है, और प्रॉफिट एंड लॉस में हमेशा फर्स्ट लाइन लीव करके ही लिखोगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है, टू बैड डेट्स। जब कभी भी बैड डेट्स वर्ड आएगा तो क्या करना है, फॉर्मेट क्रिएट करना है। और पहला फॉर्मेट क्या है, टू बैड डेट्स। दूसरा क्या है, ऐड फर्दर बैड डेट्स, ऐड न्यू RDD, और उसके बाद लेस ओल्ड RDD। याद रहेगा, लिख के ले लेना। पहला क्या होता है, ओहो इधर लिख रहा हूँ, उसको देख लो, और वापस से पूरा का पूरा लिख रहा हूँ। टू क्या बोलते हैं इसको, देख लो इधर ना, वापस दिखा रहा हूँ क्या है ये, टू बैड डेट्स। याद रहेगा ये क्या है, टू बैड डेट्स, याद रहेगा। कहाँ गया, हाँ, तो यहाँ पे टू बैड डेट्स। उसके बाद में लिखा जाता है ऐड फर्दर बैड डेट्स। उसके बाद लिखोगे ऐड न्यू RDD। इसको क्या बोला जाता है, RDD का फुल फॉर्म क्या है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। याद रहेगा। और उसके बाद में आता है लेस ओल्ड RDD। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जो आप हमेशा लिखोगे, और ये हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आता है। मैं लिख के दिखा रहे के लिए ही आपको पूरा का पूरा फुल फॉर्म में दे रहा था। अब बैड डेट्स हमेशा किधर मिलता है, ये चीज भी सीख लो। नोट्स करके अलग बनाओगे, अलग नोट्स बनाओगे और उसमें लिखोगे ये। तो बैड डेट्स हमेशा किधर मिलेगा आपको, बैड डेट्स मिलेगा हमेशा आपको TB में मिलेगा। TB का डेबिट साइड किधर मिलेगा, TB का डेबिट साइड। फर्दर बैड डेट हमेशा कहाँ मिलेगा आपको, एडजस्टमेंट। न्यू RDD ये भी हमेशा किधर मिलेगा, एडजस्टमेंट। और ओल्ड RDD किधर मिलेगा, TB, और TB का क्रेडिट साइड। समझ में आया, देखो TAAD, ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट, ट्रायल बैलेंस। एक हो गया डेबिट साइड, एक हो गया क्रेडिट साइड। याद रहेगा ये इरेज कर रहा हूँ, एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट निकाल लो और इसको फिर यूज कर लेना। ओके, ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो बैड डेट्स दिखा तो हमेशा क्या बनाओगे, फॉर्मेट। ये इंपॉर्टेंट नोट है, हाँ? ये सब लिख के रखो, इंपॉर्टेंट नोट्स है ये, ठीक है। बैड डेट्स कितना है, 1,000 रुपया। तो मैंने क्या किया, बैड डेट्स का इनर कॉलम में 1,000 लिख दिया। उसके बाद क्या दिया, परचेस। परचेस मतलब माल खरीदा, और मैं हमेशा परचेस क्या करूँगा, रॉ मटेरियल। क्या परचेस करूँगा, रॉ मटेरियल। और रॉ मटेरियल परचेस करने के बाद किधर आएगा, गोडाउन में। और गोडाउन बोलेगा तो ट्रेडिंग अकाउंट। और ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्मेट तो रखा ही है ना हमने, बराबर। तो फिर जाके फटाक से लिख के आने का। और परचेसेस कितना है, उसने बोला परचेसेस है 1,48,000 का। तो परचेस किया, इनर कॉलम 1,48,000, क्योंकि मैंने लेस परचेस रिटर्न भी लिखा है ना, पता नहीं आ गया तो। मोटर कार, मेरे पास मोटर कार है, कितने का है मोटर कार, मोटर कार का वैल्यू देखो 68,000, और एडजस्टमेंट नहीं है। मशीनरी पे एडजस्टमेंट, हाँ, मोटर कार पे एडजस्टमेंट नहीं है, 68,000। तो मोटर कार मेरा एसेट हो गया। तो यहाँ पे मोटर कार 60, एडजस्टमेंट नहीं है ना, तो आउटर कॉलम में आ जाएगा, बराबर। तो 68,000। उसके बाद क्या बचा, मशीनरी, और इस पे एडजस्टमेंट भी है। मशीनरी 1,14,800। तो मेरा मशीनरी चला जाएगा, क्योंकि मशीनरी मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, दौलत है, शोहरत है, वैसे मशीन भी है।
मशीनरी मेरा एसेट रहेगा। मशीनरी का वैल्यू कितना है? 1,14,800। एडजस्टमेंट भी है 1,14,800 और एक लाइन लीव, बराबर है 1,14,800। उसके बाद ऑडिट फीस। ऑडिट फीस यानी कि ऑडिटिंग ये सब क्या कारखाने में आके होता है क्या? नहीं ना, किधर हो रहा रहेगा ऑडिट फीस? बट ऑब्वियस है ऑफिस में होता है। और ऑफिस मतलब मेरा, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट मेरा गोडाउन है वैसे प्रॉफिट एंड लॉस मेरा ऑफिस है। तो यहाँ पे टू ऑडिट फीस, कितना ऑडिट फीस है? ऑडिट फीस इज 1,200 रुपये। तो 1,200 रुपये यहाँ पे लिखेंगे हम लोग। ऑडिट फीस पे एडजस्टमेंट भी नहीं है तो मैंने आउटर कॉलम में लिख दिया। ऑडिट फीस के बाद क्या है? सेल्स रिटर्न, यानी कि जो भी आपने सेल किया उसमें से माल रिटर्न आया है और कितना आया? 2,000 का। तो फटाक से लिख दो। सेल मेरा हमेशा क्रेडिट में आता है और सेल कहाँ पे होगा? मेरा ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि बाइंग एंड सेलिंग उधर से ही होगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट, तो सेल में से रिटर्न किया है वो लोगों ने 2,000 रुपया। तो 2,000 मैंने ब्रैकेट में डाल दिया। आप बोलोगे सर सेल तो हुआ नहीं। सेल बाबा इनकम है, क्रेडिट साइड मिलेगा। अभी हम पहले डेबिट साइड का क्लियर कर रहे हैं। सेल्स रिटर्न समझ में आया। दूसरा है डिस्काउंट। क्या है? डिस्काउंट। आज एडजस्टमेंट नहीं कर रहे हम लोग पोस्टिंग कर रहे हैं। फिर इसी सम का एडजस्टमेंट हम लोग नेक्स्ट सेशन में लेंगे, ठीक है। डिस्काउंट है। डिस्काउंट मतलब देखो, डिस्काउंट बैंगन के जैसा है। किसके जैसा? बैंगन। अब बैंगन मतलब क्या? देखो जितना भी है ना, ये मैं एक शॉर्टकट दे रहा हूँ। ये क्या है? CID, दया दरवाजा तोड़ दो। सी से क्या है? कमीशन। क्या होता है? कमीशन। आई से क्या होता है? इंटरेस्ट। क्या होता है? इंटरेस्ट। और डी से क्या होता है? डिस्को दीवाने, नहीं डिस्काउंट। क्या होता है? डिस्काउंट। तो ये CID जो है ना, ये CID को ध्यान में रखो। दया दरवाजा तोड़ दो। और ये जिधर भी दया भाग रहा है उधर ही तुम भागोगे। यानी डिस्काउंट किधर दिया हुआ है? ये आपको डेबिट साइड दिया है, तो आप भी जाके डेबिट साइड लिख के आओगे। व्हाट इज द रीजन? क्योंकि डेबिट साइड दिया है। डेबिट का मतलब डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यानी कि ये कहीं ना कहीं पे डिस्काउंट मैंने कस्टमर को दिया होगा। और कस्टमर से 100 रुपया लेने की 100 रुपया लेने की जगह मैंने 80 रुपया लिया है और ये 20 रुपया डिस्काउंट हुआ है, जिससे मुझे नुकसान हुआ है, इसलिए ये डेबिट साइड दिख रहा है। तो इसलिए वहां पे लिखा है उसने डिस्काउंट और सिर्फ लिख दिया डिस्काउंट। और एक्चुअली में इसको पूरा बोला जाता है डिस्काउंट अलाउ। समझ में आया? डिस्काउंट अलाउड। और डिस्काउंट अलाउ कितना किया है हमने? डिस्काउंट अलाउ किया है 2,300। और जब डिस्काउंट दिया है तो बट ऑब्वियस मुझे नुकसान होगा। तो जब मुझे नुकसान होगा तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो यहाँ पे लिखूंगा टू डिस्काउंट अलाउड 2,300। उसके बाद क्या है? डिस्काउंट अलाउ के बाद, डिस्काउंट अलाउड के बाद है बिल्डिंग। मेरे पास एक बिल्डिंग है, मेरा एसेट हो गया, जिसका वैल्यू क्या है? 75,000 और एडजस्टमेंट भी है। तो बिल्डिंग मेरा एसेट है, तो यहाँ लिख दूंगा बिल्डिंग और एडजस्टमेंट भी है, तो इनर कॉलम में लिखा और अंडरलाइन कर दिया। ये पार्ट क्लियर हो रहा है क्या तुम लोग का? चलो थोड़ा थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा टेढ़ा चला गया है, जाने दो। बट थोड़ा एडजस्टमेंट कर लो। अगली बार से ना पहले कॉलम बना के रखूंगा, इसमें बहुत मगजमारी है इसमें। चलेगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, बिल्डिंग लिखा मैंने। बिल्डिंग के बाद क्या है? बिल्डिंग के बाद है कैश एट बैंक। मेरे पास पैसा पड़ा हुआ है, पार्टी मजे करेंगे। तो कैश एट बैंक 12,000 है। तो बट वैसे कैश एट बैंक भी मेरा एसेट है, तो यहाँ पे लिखूंगा कैश और एडजस्टमेंट नहीं है उस पर, तो 12,000 आउटर कॉलम। उसके बाद क्या है? कैश के बाद 10% इन्वेस्टमेंट। और देखो डेबिट साइड दिया है इन्वेस्टमेंट, यानी कि मेरे पास में 20,000 पड़ा हुआ था और मैंने उठा के कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया है और वो मेरा एसेट बन गया है, इसीलिए डेबिट साइड दिख रहा है। क्योंकि डेबिट और एक्सपेंसेस होता है
और एसेट शोज डेबिट बैलेंस, तो ये एसेट होगा 20,000 का। और यहाँ पे साथ के साथ देखो आगे 10% दिया हुआ है, तो 10% जब भी ऐसा आगे दिखेगा तो दिस इज नोन एज हिडन एडजस्टमेंट। क्या होता है? हिडन एडजस्टमेंट। तो 10% इन्वेस्टमेंट, क्योंकि मेरा वो एसेट है और मैं 20,000 था ना वो, तो इनर कॉलम में लिखूंगा क्योंकि 10% ब्याज भी तो मिलने का है उस पर, इसलिए मैंने बोला वो हिडन एडजस्टमेंट है, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है उसके साथ में। नीचे एडजस्टमेंट में कहीं पे भी नहीं लिखा है, लेकिन साइड में उसने चुपचाप से दे दिया है ताकि तुमको देखे, तुमको परख सके कि कितने होशियार हो तुम। आगे दिया है एडवर्टीजमेंट। मैंने एडवर्टीजमेंट और एडवर्टीजमेंट सेल ये सब एक जगह का है। एडवर्टीजमेंट में मैंने पे किया है खर्चा 9 महीने का, यानी कि हम तो अकाउंटिंग कर रहे हैं भाई साल भर का, तो जब साल भर का अकाउंटिंग कर रहे हो तो एडवर्टीजमेंट का खर्चा 9 महीने का कैसे ले सकते हो, इसलिए टू एडवर्टीजमेंट 4,500 इनर कॉलम। द रीजन बिहाइंड कि हमको अकाउंटिंग 12 महीने का करना है, 9 महीने का नहीं, तो स्टिल 3 मंथ का क्या है, आउटस्टैंडिंग है जो हमको लिखने को आएगा। रॉयल्टी, रॉयल्टी इज बेसिकली व्हाट, एसेट। एसेट बोल रहा, एसेट दूसरे भाषा में वो गुडविल भी बोला जाता है। जब गुडविल दिया रहता है तो हम उसको एसेट कंसिडर करते हैं। फिलहाल यहाँ रॉयल्टी दिया है, एंड रॉयल्टी इज कंसिडर एज प्रोडक्शन कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मैं लॉयर, मैं एक ऑथर हूँ, मैंने बड़ी मशक्कत से एक बुक बनाया, एक प्रिंटिंग प्रेस वाले को दिया, प्रिंटिंग प्रेस वाले ने बुक लिया, बोला बहुत अच्छा बुक है, बहुत अच्छा कंटेंट है, लो 5 लाख रुपए पकड़ो, जाओ खुश रहो। 5 लाख मुझे दे दिया और बैठ गया। अब खुद भाई साहब ने 5 लाख बुक्स का प्रिंट आउट बनाया है और एक एक बुक का भाव रख दिया 1,000 रुपया। सोचो कितना ज्यादा कमाएगा मुझसे, मतलब पूरी उम्र मेहनत मैंने की, अब 5 लाख रुपया मुझे दे रहा है, और खुद 2 घंटे में प्रिंट करेगा और पूरे साल बेचेगा और करोड़ों कमाएगा। तो चूरन समझा है क्या? नहीं ना। तो रॉयल्टी इज ऑल्सो नोन एज प्रोडक्शन कॉस्ट। क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन कॉस्ट। द रीजन बिहाइंड कि प्रिंटिंग वाला जितने बार जितना 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 बुक प्रिंट करेगा हर बार मुझे उसके ऊपर वो क्या करेगा, he'll have to pay me, बिकॉज प्रोडक्ट के अंदर कंटेंट किसका है, मेरा है, मेरी मेहनत है, और मेरी मेहनत हो तो मुझे पैसा मिलना चाहिए। तो अब तुम उसका 1,000 रुपया रखो, आई वुड कंसिडर कि इसके में से सर्टन परसेंटेज मुझे मिलेगा, और मैंने बोल दिया है 400 रुपया मुझे मिलेगा। यानी अगर एक बुक बनाया तो 400 दो, 10 बुक बनाया तो 4,000 रुपया दो, और अगर 100 बुक बना दिया 4 लाख रुपया दो। तो दिस इज रॉयल्टी। और अगर तूने चोरी छुप के बुक बनाया तो तेरी प्रिंटिंग में से ये बुक बनाने के लिए अलाउ नहीं करूंगा। समझ में? तो बेसिकली इट बिकम्स रॉयल्टी प्रोडक्शन कॉस्ट, और कितना है 3,000। तो रॉयल्टी बिकम्स प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन किधर होता है, ट्रेडिंग अकाउंट। तो टू रॉयल्टीज 3,000। उसके बाद देखो जनरल रिजर्व, नॉर्मल रिजर्व करके रखा है, पैसा पड़ा हुआ है तो, और रिजर्व किया हुआ पैसा हमेशा लाइबिलिटी में आता है 14,500। तो यहाँ पे बहुत देर बाद पहली बार रॉयल्टी। अब ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस में टू और बाय लिखते हो, बैलेंस शीट में नहीं लिखते हैं, बहुत होशियार लोग हैं जो लिख देते हैं। तो जनरल रिजर्व 14,500, तो जनरल रिजर्व 14,500। साथ के साथ सम करो फटाफट। ये क्या दिया है, कैपिटल, मालिक लोग का पैसा 1,60,000, 1,20,000, और ये तो तुम सबको मालूम है किधर आएगा, पार्टनर्स कैप अकाउंट में। कैपिटल रिफ्लेक्ट्स लाइबिलिटी, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,60,000, 1,20,000। उसके बाद क्या है, क्रेडिटर। क्रेडिटर का मतलब क्या है, जिसको बिल का पैसा देने का है, और कितना देने का है, 98,000 देने का, और जिसको बिल का पैसा देने का है वो बन जाता है लाइबिलिटी। तो क्रेडिटर्स कितना देने का था उसको, क्रेडिटर को कितना देना है, 98,000 देने का है। $98,000 लिख दिया मैंने। उसके बाद क्या है, क्रेडिटर के बाद RDD, मैंने फॉर्मेट बनाया था ना ओल्ड RDD 1,800 रुपया, तो उधर ही जाके लिखेंगे। देखो फॉर्मेट है, ओल्ड RDD लिखा हुआ है ना इधर,
तो ओल्ड आरडीडी में 1800 रुपया लिख दिया मैंने, यानी टू बैड डेट्स, एड फॉर द बैड डेट्स, एड न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी। उसके बाद ओल्ड आरडीडी के बाद क्या दिया है, सेल्स। और मैंने इतना मेहनत करके पूरे साल में कितने का सेल्स किया है, 2,85,500, और सेल्स हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है 2,85,400, ऐसा ही कुछ था ना, 2,85,500, सॉरी 2,85,500, ठीक है। और इसमें से मैंने माइनस किया 2,000 रुपये, तो कितना बचेगा मेरा, 2,83,500, बराबर है। इसके बाद क्या है, आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग मतलब भरना बाकी है, वेजेस कितना है, 700 रुपये। जब भरना बाकी है तो फ्यूचर में भरना पड़ेगा, तो ये बन गया लाइबिलिटी। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस 700 रुपया। उसके बाद क्या दिया हुआ है, परचेस रिटर्न 4,000 रुपये। जो परचेस किया था उसमें से सर्टन माल खराब निकल आया, जो मुझे रिटर्न करना पड़ रहा है। क्यों, मैं खराब माल के लिए पैसा क्यों भरूँ भाई, तो बट ऑब्वियस है, जितना माल खरीदा उसमें से इतना रिटर्न लेके जा रहे तू, मेरे को नहीं चाहिए, खराब माल मैं नहीं लूंगा। 1,44,000, समझ में आया। उसके बाद क्या दिया हुआ है, डिस्काउंट। मैंने पहले बोला था CID, क्या CID, कमीशन इंटरेस्ट डिस्काउंट, बैंगन के जैसा है, जिधर दिया है उधर ही लिखोगे। अभी क्रेडिट में दिया है क्रेडिट ऑल इनकम, यानी किसी से मुझे डिस्काउंट मिला है, और मुझे किससे मिलेगा, होलसेलर से, मैन्युफैक्चरर से, क्योंकि मैं उधर से माल मंगाता हूँ, तो मैं बोलूँगा ना भाई इतना माल ले रहा हूँ, थोड़ा बहुत पैसा तो कम कर। तो उसने 1,800 रुपये कम किया है, एंड दिस बिकम्स माई इनकम, क्रेडिट ऑल इनकम। तो यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव और एडजस्टमेंट नहीं है, आउटर कॉलम में 1,800 रुपया। बस आज की क्वेश्चंस में हमने एडजस्टमेंट किया है, नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका एडजस्टमेंट भी करेंगे, ठीक है। चलो गाइज, बाय, थैंक यू एवरीवन, बाय।